डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल एंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी, जिसका वाइडली इस्तेमाल करा जाता है दुनिया भर में फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यूएस डॉलर जो पूरे वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। क्यों ऑयल एंड गोल्ड, दो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज को सिर्फ यूएस डॉलर में ट्रेड करा जाता है, जो कि एक डोमिनेट करेंसी है ऑयल एंड गोल्ड जैसी कमोडिटीज के लिए। और कैसे यूएस अपनी करेंसी का इस्तेमाल एक वेपन की तरह कर रहा है। अगर यूएस चाहे तो किसी भी देश की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है, जमीन पर ला सकता है। But how did the US dollar achieve this status? The dollar came to dominate trade after World War II. The US was the biggest economy in the world. Other countries were trying to rebuild, and the dollar, it was stable and plentiful. The US dollar is the most powerful currency that exists today. It's accepted and traded almost everywhere in the world and has shown strong resilience through numerous financial shocks and mounting fiscal debt. Almost the entire oil trade the world over is done in dollars. The US dollar is the global currency. Commodities like oil, gold, and coffee are all priced in dollars. देखो, यूएस डॉलर से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटिश पाउंड दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी हुआ करती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूके अपने वॉर एफर्ट्स के लिए दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा बोरो कर रहा था, और उस टाइम पे यूके की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी और उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया था। तब 1914 में यूके का नेशनल डेब्ट 650 मिलियन पाउंड से बढ़कर 1919 तक 7.4 बिलियन पाउंड हो गया था, जो उसकी जीडीपी से 200% ज़्यादा था। और देखो, तब उस टाइम पे यूएसए इस वॉर का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी यूएसए इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक सप्लायर के रूप में। देखो, जब वॉर के दौरान दूसरी कंट्रीज फाइट करने में बिजी थी, तब यूएसए एक मेजर लैंडर एंड सप्लायर बन गया उन देशों के लिए जो उस वॉर में फाइट कर रहे थे। इस वॉर में एलाइज कंट्रीज सेंट्रल पावर के खिलाफ लड़ रही थी, और यूएस इसमें इन एलाइज देशों को फूड, लोन, रॉ मटेरियल और वेपन्स जैसी कई चीजें प्रोवाइड कर रहा था। बदले में ये देश यूएस को गोल्ड दे रहे थे, जो एक बहुत ही वैल्यूएबल मेटल है। और तब गोल्ड का उपयोग पैसे की वैल्यू को बनाए रखने के लिए करा जाता था, यानी जितना ज्यादा गोल्ड उतना ही ज्यादा पैसा। तो उस टाइम पे यूएस ने बहुत ज्यादा गोल्ड इकट्ठा कर लिया था, और ऐसा ही सेम वर्ल्ड वॉर 2 में भी होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूएस अगेन मेन क्रिएटर एंड सप्लायर था, जिसमें वो और ज्यादा हथियार और मशीनरी बना बनाकर एलाइज पावर को देता है, जिससे यूएस के गोल्ड रिजर्व में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। देखो, 1947 में दुनिया का 70 to 75% गोल्ड अकेले यूएस के पास था। इस ग्राफ को देखो, जहां 1910 में यूएस के पास गोल्ड की मात्रा करीब 2000 टन थी, वहीं 1914 में ये बढ़कर लगभग 20,000 टन तक हो गई थी। तो इसमें यूएस को बहुत फायदा हुआ था, और बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको इस वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि ये देश बैंकक्रप्ट हो चुके थे और कंट्रियों के लिए ट्रेड करना भी मुश्किल हो गया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1944 में यूएस द्वारा ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में एक कॉन्फ्रेंस करी गई, जिसमें 44 एलाइज कंट्रीज के 730 मेंबर शामिल हुए थे। और इस कॉन्फ्रेंस में इन 44 कंट्रीज के द्वारा एक डील पर साइन करे गए, जिसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें यूएस डॉलर को वर्ल्ड की ऑफिशियल रिजर्व करेंसी बनाया गया। ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था क्या? तो देखो, इस एग्रीमेंट का मेन गोल वॉर के दौरान हुए नुकसान के बाद एक न्यू और स्टेबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम तैयार करना था। देखो, उस टाइम पे यूएस के पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड था, तो यूएस चाहता था कि जो यूएस की करेंसी है, जो कि डॉलर है, तो डॉलर को एज द डोमिनेंट वर्ल्ड करेंसी स्थापित करा जाए, जिसके लिए यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ जोड़ना चाहता था। तो इस एग्रीमेंट में 1 औंस यानी 28.35 ग्राम गोल्ड की वैल्यू को 35 यूएस डॉलर निश्चित करा गया, और यूएस ने कहा कि वो 1 औंस गोल्ड के लिए $35 देंगे, और अगर किसी को गोल्ड खरीदना है तो वो $35 देकर गोल्ड खरीद सकता था। इसमें यूएस का मतलब सिंपल था कि सिर्फ यूएस डॉलर में ही गोल्ड को एक्सचेंज करा जा सकता था, दूसरी किसी करेंसी में नहीं। और तब यूएस डॉलर मोस्ट स्टेबल और अट्रैक्टिव करेंसी बन गई थी। तो डॉलर को गोल्ड से लिंक किया गया और बाकी की कंट्रीज की करेंसी को डॉलर से लिंक किया गया, मतलब कि हर करेंसी का एक फिक्स्ड रेट था डॉलर के साथ। इससे फिर ट्रेड डॉलर में ही करा जाने लगा और देशों को ट्रेड करने में भी आसानी हो रही थी। इससे करेंसी एक्सचेंज में स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी आई
दूसरा, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए, एक IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक। इन इंस्टीट्यूशंस को बनाने का मेन पर्पस वॉर के दौरान बर्बाद हुए देशों को रिबिल्ड करने में हेल्प करना था, जिसके लिए इन इंस्टीट्यूशंस द्वारा वॉर के दौरान बर्बाद हुए देशों को बड़ी मात्रा में लोन प्रोवाइड करा गया और ये लोन US डॉलर में ही दिया गया और डॉलर में ही वापस लिया जाना था। रीजन था क्योंकि उस टाइम पे US डॉलर ही एकमात्र मोस्ट स्टेबल और वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी थी और दूसरी कंट्रीज को US डॉलर को छोड़ के दूसरी किसी भी करेंसी पर भरोसा ही नहीं था। इससे US डॉलर दूसरे देशों के लिए की रिजर्व करेंसी बन गया। तो इस तरह ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने US को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत पावरफुल बना दिया, क्योंकि अब US डॉलर और गोल्ड की सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल कर सकता था। देखो, वॉर के दौरान केवल US और ब्रिटिश कंपनियां थी जो पूरे वर्ल्ड को ऑयल सर्व कर रही थी और इन्हीं कंट्रीज के पास वो सब इक्विपमेंट और मशीनरी वगैरह थी जिससे ऑयल निकाला जा सकता था। तब 1938 में सऊदी में ऑयल पाया गया था, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो उस समय US ने ही सऊदी की हेल्प करी थी ऑयल को ढूंढने और उसे एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि उस टाइम पे सऊदी एक बहुत ही गरीब देश था और उनके पास ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की मशीनरी नहीं थी और उन्हें इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल को सेल करने का, जहां उसे बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था। तो तब इन सब चीज़ों में US ने ही सऊदी की हेल्प करी थी और तब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका की जो भी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी थी सऊदी में, उसे इटली के द्वारा टारगेट करा गया था। इटली ने सऊदी में अमेरिका की फैसिलिटी पर बॉम्ब गिराए, जिससे कुछ डैमेज के कारण ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में रुकावट आई, जो कि सऊदी बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि तब सऊदी ने ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू ही करा था और वो नहीं चाहता था कि उसके ऑयल बिजनेस में कोई रुकावट आए, क्योंकि ऑयल उसके लिए वो एकमात्र सोर्स था जिससे वो ग्रो कर सकता था। तो इसीलिए सऊदी को प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए वो बहुत कंसर्न था। देखो, बेसिकली सऊदी चाहता था कि US उसे प्रोटेक्ट करे, उसकी सिक्योरिटी की ओर ध्यान दे, ताकि वो बिना किसी खतरे और रुकावट के ऑयल का बिजनेस कर सके। देखो, तब उस टाइम पे फ्रैंकलिन रोजेवेल्ट US के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने वॉर के दौरान इंसेन लेवल की डेवलपमेंट को होते देखा था और इससे उन्हें ये रियलाइज हो चुका था कि आगे आने वाले सालों में ऑयल एकमात्र ऐसी चीज़ है जिस पर पूरी दुनिया की डेवलपमेंट टिकी हुई है। तो 1945 में US के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजेवेल्ट और सऊदी के किंग अब्दुल अजीज के आपस में एक मीटिंग करी गई। देखो, ये एक हिस्टोरिक मीटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। ये मीटिंग USS क्विंसी में स्विस कैनल में करी गई थी। USS क्विंसी जो कि एक हैवी क्रूजर था, जहां पर इन दोनों में एक डील करी जाती है जिसका इफेक्ट आज भी है। और वो डील क्या थी? तो देखो, US के प्रेसिडेंट ने सऊदी के किंग से कहा कि US सऊदी को फ्यूचर में होने वाले हर अटैक से प्रोटेक्ट करेगा, जिसके लिए वो उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन भी देगा, लेकिन बदले में सऊदी US को अपने ऑयल रिजर्व का एक्सेस देगा और केवल US डॉलर में ही ऑयल को सेल करेगा, दूसरी किसी करेंसी में नहीं। और सऊदी के किंग US के इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। सऊदी US की इस डील के लिए मान गया क्योंकि एक तो सऊदी को US से मिलिट्री एंड पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रही थी और दूसरा, सऊदी के किंग को ये पता था कि डॉलर को गोल्ड से लिंक करा गया है और केवल US डॉलर ही वो करेंसी है जिसे गोल्ड से एक्सचेंज करा जा सकता है। तो अगर वो ऑयल को US डॉलर में ही सेल करें तो वो जब चाहे डॉलर को गोल्ड से एक्सचेंज कर सकते हैं और इतना ज़्यादा फायदा उन्हें दूसरी किसी करेंसी में नहीं होने वाला। तो सऊदी और US की इस डील से सऊदी US डॉलर में ही ऑयल को सेल करने लगा। इससे US डॉलर की डिमांड और वैल्यू दोनों बढ़ गई और डॉलर दुनिया में फ्लोट करने लगा। देखो, फिर 1960 और 70s के करीब US गोल्ड रिजर्व में भारी गिरावट आई, जिसके लिए वियतनाम वॉर, गोल्ड प्राइस का बढ़ना और US लायबिलिटीज को रीजन माना गया, जिन पर US ने बहुत खर्च किया था। और उस टाइम पे बहुत से इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा US डॉलर इकट्ठा हो गया था और जैसा कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में US डॉलर को गोल्ड से लिंक करा गया और कहा गया था कि डॉलर को गोल्ड से एक्सचेंज करा जा सकता है, लेकिन तब US गोल्ड रिजर्व में कमी आने के कारण डॉलर ओवर वैल्यूड हो गया था। यानी US के पास गोल्ड की मात्रा कम और दूसरी कंट्रीज के पास डॉलर की मात्रा ज़्यादा थी और अगर US चाहता भी तो वो इतने ज़्यादा डॉलर को गोल्ड से कवर नहीं कर सकता था। एंड US अपने गोल्ड रिजर्व को खाली भी नहीं करना चाहता था, जिसे देखते हुए 1971 में US के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर की गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी को खत्म करने का फैसला किया। We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary
to defend the dollar, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. यानी अब कोई भी डॉलर को गोल्ड से एक्सचेंज नहीं कर सकता था और उन्होंने कहा था कि अब से डॉलर की वैल्यू मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होगी। तब 1973 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया एंड डॉलर को फ्रीली फ्लोटिंग कर दिया गया। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक था जिसे निक्सन शॉक भी कहा जाता है। और तभी इसके बाद पेट्रो डॉलर सिस्टम की शुरुआत हुई। देखो, सऊदी जो ऑयल को डॉलर में सेल कर रहा था, जिसके पास बहुत यूएस डॉलर इकट्ठा हो गया था जिसे वो गोल्ड से एक्सचेंज करना चाहता था, लेकिन ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के कोलैप्स के बाद तो सऊदी डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। तो इसीलिए सऊदी यूएस के पास जाता है और पूछता है कि वो अब क्या करे इतनी यूएस करेंसी का, क्योंकि वो तो ऑयल को डॉलर में ही बेच रहे थे। तो यूएस ने उनसे कहा कि वो इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो और ऑयल को डॉलर में ही सेल करते रहें और उस डॉलर को अमेरिका के एसेट्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करें। देखो, इससे दोनों देशों को फायदा था। सऊदी ऑयल को यूएस डॉलर में ही सेल करता रहा और उस डॉलर को यूएस में इन्वेस्ट करने लगा। दूसरा, उसे यूएस से प्रोटेक्शन तो मिल ही रही थी, इससे यूएस डॉलर की वैल्यू भी स्टेबल रही। और तभी दूसरी ऑयल एक्सपोर्टिंग अरब कंट्रीज भी सऊदी को ही फॉलो करने लगी और ऑयल को यूएस डॉलर में ही सेल करने लगे एंड उस डॉलर को यूएस में इन्वेस्ट करने लगे। इससे ऑयल इंपोर्टर देशों को ऑयल यूएस डॉलर में ही लेना पड़ा, जिससे यूएस डॉलर की डिमांड और वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो गई एंड इसी को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। और तभी 1973 में ही आता है स्विफ्ट सिस्टम। ये एक तरह का मैसेज एक्सचेंज नेटवर्क सिस्टम है जो सपोर्ट करता है यूएस डॉलर को। देखो, स्विफ्ट सिस्टम इंटरनेशनली बैंक्स को कम्युनिकेट करने और अलग अलग करेंसीज में पेमेंट की सेटलमेंट करने में हेल्प करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपको अपने फ्रेंड को एक पेमेंट करनी है, लेकिन आप इंडिया में हो और आपका दोस्त जर्मनी में है, तो आप अपने लोकल ICICI बैंक में जाते हो और आपको जिसे पेमेंट करनी है उसका अकाउंट और पेमेंट की इंफॉर्मेशन देते हो, जिसमें एक यूनिक कोड भी इंक्लूड होगा जिसे स्विफ्ट कोड या BIC बैंक आइडेंटिफायर कोड कहते हैं, जो 8 या 11 नंबर का होता है। अब इंडिया से जर्मनी इस पेमेंट को करने के लिए एक तीसरा बैंक इसमें इन्वॉल्व होगा जिसे कोरेस्पोंडेंट बैंक कहते हैं, जो सिर्फ अमेरिका में होता है। तो आपका जो बैंक है वो इस पेमेंट की सारी इंफॉर्मेशन और स्विफ्ट कोड को स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू एक मैसेज करके इस कोरेस्पोंडेंट बैंक को भेजेगा। देखो, स्विफ्ट कोड से बैंक नेम, कंट्री, सिटी, ब्रांच ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये सब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो कोरेस्पोंडेंट बैंक को पता चल जाएगा कि पेमेंट किसे और कहां करनी है। देखो, इस अमेरिकन बैंक में इंडिया और जर्मनी दोनों कंट्रीज के बैंक का यूएस डॉलर में एक अकाउंट होगा। तो ये कोरेस्पोंडेंट बैंक इस इंडिया वाले यूएस डॉलर अकाउंट से उस पेमेंट को जर्मनी वाले यूएस डॉलर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और आगे के पेमेंट प्रोसेस को पूरा कर देगा, जिससे आपके दोस्त को पेमेंट जर्मनी की करेंसी यूरो में हो जाएगी। देखो, इस स्विफ्ट सिस्टम से यूएस को बहुत पावर मिलती है। ये स्विफ्ट सिस्टम यूएस डॉलर को सपोर्ट करता है क्योंकि दुनिया में यूएस डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। तो बहुत सी कंट्रीज अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर रखती हैं, जिसका इस्तेमाल वो इंटरनेशनल ट्रेड और पेमेंट के लिए करते हैं। एंड आज के टाइम में 200 से ज्यादा देशों के 11,000 से भी ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस स्विफ्ट सिस्टम से जुड़े हैं। और देखो, आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि यूएस अपनी करेंसी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। स्विफ्ट सिस्टम को यूएस गवर्नमेंट एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। यूएस डॉलर की ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए कई बार दूसरी कंट्रीज पर सैंक्शन लगा देता है और यूएस जिस कंट्री पर सैंक्शन लगाता है फिर उस कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में बहुत दिक्कत आती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट उसकी इकोनॉमी पर पड़ता है। सैंक्शन के जरिए यूएस उस कंट्री के एसेट्स को फ्रीज कर देता है, उस पर जुर्माना लगा सकता है और उसका डॉलर पेमेंट सिस्टम के एक्सेस से कट ऑफ कर सकता है। और इसका असर उसी देश पर नहीं होता जिस पर यूएस सैंक्शन लगाता है, बल्कि उन देशों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो उस देश के साथ व्यापार या सौदा करते हैं। जब 1979 में यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगाया तो उसका सीधा इम्पैक्ट उसकी इकोनॉमी और वहां पर रहने वाले लोगों की लाइफ पर हुआ। ईरान के ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट को तेजी से डिक्लाइन कर दिया गया। ईरान की जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आ गई और वहां महंगाई बढ़ गई, उसकी करेंसी की वैल्यू भी घट गई और यूएस सैंक्शन का इफेक्ट आज भी ईरान पर है। देखो, ईरान के अलावा ऐसी और भी कंट्रीज हैं जिन पर यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, सीरिया एंड रशिया।
और यूएस ये सैंक्शन उन कंट्रीज पर लगाता है जो उसके इंटरेस्ट और पॉलिसीज का उल्लंघन करते हैं। जब यूएस को लगता है कि किसी कंट्री के एक्शन से उसके नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी गोल्स को हार्म किया जा रहा है तो यूएस उस पर सैंक्शन लगा देता है। लेकिन अब कुछ कंट्रीज मिलकर यूएस डॉलर की वैल्यू को कम करना चाहते हैं, जिसके लिए वो यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर यूएस की डोमिनेंस को लेकर कंसर्न है। उनका मानना है कि यूएस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। यूएस अपनी मनमानी कर रहा है और खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरे देशों पर सैंक्शन लगा देता है, जिसके लिए चाइना एंड रशिया ने अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड को इंक्रीज कर दिया है। यूएई एंड इंडिया नॉन ऑयल कमोडिटीज के लिए इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करने पर चर्चा कर रहे हैं। ये कुछ ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि वो एक न्यू रिजर्व करेंसी क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं, बट देयर इज नो एनी कंफर्मेशन फ्रॉम ब्रिक्स लीडर्स, और इस चीज को डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। लेकिन देखो, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, या ये डी डॉलराइजेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है, लेकिन दुनिया में जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक बदलावों के कारण हाल ही में इसने ज्यादा अटेंशन गेन की है। अब आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, बट यूएस डॉलर अभी भी मोस्ट ट्रेडेड, पावरफुल और वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। धन्यवाद।